नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का तफसील से। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 बेंचों की संवैधानिक पीठ ये सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यंत दवे दलील रख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती थोड़ी देर के लिए सुप्रीम कोर्ट आई थी। दोपहर 2 बजे के करीब उनके दोबारा सुप्रीम कोर्ट आने की खबर है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 से अधिक याचिकाएं लगाई गई हैं। उसी पर सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। साथ ही महबूबा मुफ्ती भी सुप्रीम कोर्ट कुछ देर के लिए पहुंची थी और ये बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं। बीते कल पीडीपी की ओर से इंटरवेंशन याचिका दाखिल की गई है। उसी के सिलसिले में महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंची हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट वो कल भी पहुंची थी और आज एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं। इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और आज 2 बजे के आसपास एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। Sampath Prakash now. Sampath Prakash. Same volume. It starts at page 27 at 30. 27 at 30. तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इस वक्त आप लाइव अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस सुनवाई को कर रही है। सीजेआई खुद इस सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज इंटरवेंशन याचिका पर सुनवाई होनी है जो पीडीपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। और इसी के मद्देनजर महबूबा मुफ्ती भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और 2 बजे दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं। वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यंत दवे इस वक्त दलील रख रहे हैं। आप सीधी प्रोसीडिंग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। Article 370 of the Constitution could only have been intended to remain effective until Constitution of the state was framed. You are reading paragraph? Okay. Page 30, para 4. Para 4. Yes, the paragraph above para 5. Yes, sir. Learned counsel urged that this background Article 370 of the Constitution could only have been intended to remain effective until Constitution of the state was framed and the will of the people of J&K had been expressed, and thereafter this article must be held to have become ineffective. So that modifications made by President in exercise of powers under this article subsequently. और हमारे सहयोगी शंकर आनंद ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, यहाँ पर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे आज दलील रख रहे हैं और खास बात यह है आज की सुनवाई की कि पीडीपी की तरफ से जो इंटरवेंशन याचिका लगाई गई है उस पर खासतौर पर आज सुनवाई हो रही है, जिस पर सबकी नजरें हैं। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, आज की जो सुनवाई है, आज जो उस सुनवाई की प्रक्रिया में आज तमाम दलीलों को सुनने के लिए आज पीडीपी प्रमुख आज महबूबा मुफ्ती भी आई थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा देर तक कोर्ट में रही नहीं और वो निकल गई। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की जो लगातार सुनवाई चल रही है, तो आज तो सुनवाई का आज 7वां दिन था और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। और जिस तरह से याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे कोर्ट में जिरह कर रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि जो इन तमाम मसलों पर जो आज सुनवाई हुई है, दुष्यंत दवे जो हैं वो इसमें दलील दे रहे थे। और हालांकि इसी बीच में जिस तरह से सीजेआई ने बीच में ही एक बार रोकते हुए उन्होंने कहा कि कैसे राज्य सरकारों की अदालतों में डिजिटल बुनियादी ढांचों के लिए धन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह के कई जो एक महत्वपूर्ण जो एक मसले जो थे उस मसले को लेकर आज कोर्ट में चर्चा हुई। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से धारा 370 को खत्म किया गया था, जिस तरह से बकायदा साल 2019 में इसको प्रभाव किया गया था, तो एक तरह से कह सकते हैं इस मामले पर आने वाले दिनों में भी सुनवाई जो है जब होगी तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।
और उस जिस तरह से बकायदा पिछले कुछ दिनों पहले फारूक अब्दुल्ला आए थे, महबूबा मुफ्ती आई हैं, तो आने वाले दिनों में जो तमाम जो सुनवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। जी बिल्कुल शंकर, आने वाले दिनों में ये सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 20 से ज्यादा याचिकाएं इस पर लगाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट निरंतर इस सुनवाई को कर रहा है। शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये सीधी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे इस वक्त दलीलें रख रहे हैं। आज पीडीपी की तरफ से जो इंटरवेंशन याचिका लगाई गई है उस पर खासतौर पर सुनवाई होनी है, उसी के मद्देनजर ये दलीलें यहाँ पर वरिष्ठ वकील रख रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। There are, however, much stronger reasons for holding that provisions of this article continued in force and remained effective even after Constituent Assembly of State had passed Constitution. The most important provision in this connection is contained in clause 3 of article, which lays down that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications, and from such date as President may by public notification provided recommendation of Constituent Assembly of State referred to in clause 2 shall be necessary before President issues. This clause clearly envisages that article will continue to be operative and can cease to be operative only if on the recommendation of Constituent Assembly of the State, President makes a direction to that effect. In fact, no such recommendation was made by Constituent Assembly of the State, nor was order made by President declaring article shall cease to be operative. On the contrary, that's important. It appears that Constituent Assembly of the State made a recommendation that article should be operative with one modification to be incorporated in the explanation to clause 1 of the article. This modification in the article was notified by the President by Ministerial Law Order dated 15 November 52 and laid down that from 17 November article was to be operative with substitution of new explanation for old explanation. This makes it very clear that Constituent Assembly of the State did not desire that this article should cease to be operative and in fact expressed its agreement to the continued operation of this article by making a recommendation it should be operative with modification only. But it can't be, you can't now resort to 373 to repeal it. Constituent Assembly has accepted it's a one-time exercise. President acted upon it. It is not repealed, Mr. No, it becomes inoperative. So from time to time, this is what I said earlier, time to time COs have been issued. No, we are not on 371. I am on 370 sub-article 3. Even the present exercise, other argument being open, it is not removed. It has applied the other provision. As it exists in the statute of the Constitution. No, Lord, they have repealed it. They have deleted it. They have exercised 373 to delete it. All The provisions, is, I'll just tell you. now as it stands is, all provisions of this Constitution amended from time to time when still will apply. Yes, but they have abrogated 370 and applied all the provisions of the Constitution. Both they have done. That part was not permissible. I'll see further now. So Dave, we can just go a little earlier. Paragraph 4. Yes. First argument and the second argument that will clarify the situation. The- It's at page number 28 rather. The first argument Yeah. was that the First article, argument was that this article contained temporary provision which ceased to be effective after Constituent Assembly convened for purpose of framing Constitution of J&K had completed its task by framing Constitution. Reliance was placed on historical background in 370 included so. Then Lordships may omit. The answer is what and then it goes also as you have done. Now the new one. And in this background, then it's stated that background Article Code 370 could have been intended to remain effective till the Constitution of the state was framed and the people of Jammu and Kashmir had been expressed, and thereafter
must be ceased to have become ineffective so that modifications made by the president and Without authority. Now see the answer raised. I am grateful to your lordships. Your lordship said no. But we are not on that. It's not our contention that 371 doesn't apply or president can't exercise powers under 370 as sub-article 1. और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की आप ये सीधी तस्वीरें लाइव कवरेज इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। सीनियर वकील दुष्यंत दवे इस वक्त अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। इंटरवेंशन याचिका पर खासतौर पर आज सुनवाई होनी है, जिसके मद्देनजर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ही देर बाद पहुंचेंगी। बहरहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं कि 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था, कश्मीरी पंडित ही इस्लाम में परिवर्तित हुए। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी नेता गुलाम नबी आजाद के हालिया बयान का स्वागत किया है। आजाद ने कहा कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और देश और जम्मू कश्मीर में सभी मुसलमानों ने इसी से धर्म परिवर्तन किया है। कविंदर गुप्ता ने इस पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि ऐतिहासिक तथ्य है और हर किसी को ये स्वीकार करना होगा कि हिंदू धर्म इस्लाम से पहले आया है। डीपीएपी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। और किश्तवाड़ दौरे पर जब वो थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने वहां पे एक स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ इस्लाम बाद में आया है, पहले हिंदुइज्म था यहाँ पे। और इस तरह से अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर वैली की बात करें, तो वहां पे जितने भी लोग थे वो पहले कश्मीरी पंडित थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कविंदर गुप्ता, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। गुप्ता साहब, इस बयान को किस तरह लेते हैं? देखिए, जिस प्रकार जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने आज ये बात कही है, और सच तो यह है कि उन्होंने वास्तविकता को उजागर किया है। हिंदुस्तान में 1400 साल पहले से कोई भी मुस्लिम नहीं था। जो भी हिंदुस्तान में हमलावर आते रहे, लुटेरे आते रहे, उन्होंने धर्म के नाम पर एक परिवर्तन का काम जारी किया। औरंगजेब तो उसकी जीती जागती मिसाल है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी थी, वो भी यही कारण था। ये चीज जब हिंदुस्तान का मुसलमान समझेगा कि हम सब कन्वर्टी हैं, हालांकि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है। काबुल कंधार तक भारत की सीमाएं थी। वहां पर जो भी मुस्लिम्स हैं सब कन्वर्टी हैं। मुझे लगता है कि इन सभी विषयों पर मुस्लिम समाज को समझना होगा और इन सभी जो रोजमर्रा के दंगे फसाद होते हैं, धर्म के नाम पर भड़काया जाता है, जब हम सब ये जानेंगे कि पूर्वज हमारे एक ही थे, तो हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था खुद ब खुद बन जाएगी। ये स्वागत योग्य बयान है और सच है। कश्मीरी पंडित की जो भी जातियां हैं वही मुस्लिम की जातियां हैं। उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनका तौर तरीके सभी एक हैं।
उस वक्त कश्मीरी पंडितों का एक समाज वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गया था और उन्होंने दुआ की थी, तब उनका बलिदान हुआ था। और कश्मीर में तो जितने भी मुस्लिम्स हैं सब कन्वर्ट हुए हैं, ये वास्तविकता है। आपको क्या लगता है कि इस पे कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जो उनका बयान आया हो, जाहिर तौर पर वो जो चीज को सह नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। देखिए, जब हिस्ट्री को खंगालेंगे तो ये सच सामने आएगा। जो उन्होंने कहा यही सच है और इस सच को समझना चाहिए। हिंदुस्तान में जब लगातार मुगलों का यहां पर राज रहा, उन्होंने उस चीज को मिटाने की कोशिश की। आज भी जो बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, मथुरा का हो, उन्होंने हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश की, जो कि आज फिर से उजागर हो रहा है। जब भी हम उनके निशान देखते हैं, कभी ताजमहल की बात करते हैं, उसमें भी शिव मंदिर है। हिंदुत्व इसको समझना होगा। हिंदुत्व एक परंपरा है, ना कि किसी धर्म का नाम है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो यही है कि यहां भारत में रहने वाले, आज चाहे वो जो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम है, सिख समाज है, जैन समाज है, बौद्ध समाज है, जो भी है, वो एक ही धारा में चलने वाले लोग थे। उसी का नाम हिंदू राष्ट्र है, ना कि किसी धर्म विशेष का। गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है उसकी तायीद कर रहे हैं, ये एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज को, और कह रहे हैं कि जो गुलाम नबी आजाद ने कहा यही वास्तविकता है, हिस्ट्री को आप झुठला नहीं सकते। और उससे ये जाहिर हो रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की यहाँ पे जो वकालत कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र यहाँ पे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो बात कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी एक अच्छी बात हुई है। जो गुलाम नबी आजाद ने कहा, उनकी जो बात है उसमें वजन है, जो गुलाम नबी आजाद की बयान से भी एंडोर्स होता है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीरी पंडित नेता और विद्वान डॉक्टर अग्नि शेखर ने भी गुलाम नबी आजाद के दिए गए बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आजाद खुद उस परिवार से हैं जिसने बहुत पहले ही हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था। डॉक्टर अग्नि शेखर ने कहा कि यदि ऐसी अनुभूति सभी लोगों में विकसित हो जाए तो धर्म के आधार पर चल रहे विवाद खत्म हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आला और डीपीएपी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने किश्तवाड़ दौरे पे, जब वो किश्तवाड़ दौरे पे थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने वहां पे एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जो पहले सभी लोग हिंदू थे, क्योंकि हिंदुइज्म जो है इस्लाम से पहले आया। और कश्मीरी पंडितों की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी सभी जो लोग हैं वो पहले कश्मीरी पंडित थे और फिर वो कन्वर्ट हुए हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए है परम कश्मीर के कन्वीनर, कश्मीरी पंडित लीडर और एक स्कॉलर डॉक्टर अग्नि शेखर। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म पहले आया है, इस्लाम बाद में आया, और जो जितने लोग यहाँ हैं वो पहले हिंदुइज्म में थे, फिर उन्होंने कन्वर्ट हो इस्लाम में हुए हैं, और यहाँ बाहर से कोई नहीं आया, सारे यहाँ की। अब ये आजाद शब्द निकाल दो तो उनका नाम क्या है? गुलाम नबी भट्ट। और जिनसे आप बात कर रहे हैं अग्नि शेखर, मेरा भी सरनेम भट्ट है। मैं भट्ट हूं, वो भट्ट था, फर्क इतना ही है। और ये बहुत स्वागत योग्य है कि अगर गुलाम नबी भट्ट आजाद साहब इसको आज पहली बार वैसे नहीं मान रहे। मेरे सामने इन्होंने मिश्री वाला कैंप में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था 250 साल पहले, अब तो वो 600 साल कहते हैं, लेकिन 250 साल उन्होंने मेरे सामने कहा, 250-300 साल पहले उनके जो पूर्वज एंसेस्टर्स थे वो कोकरनाग, अनंतनाग से आकर किश्तवाड़ साइड में कन्वर्ट हो गए। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वो एक वेव थी एक्सोडस की, वो कश्मीरी पंडित भागकर जान छिपाने के लिए आए थे। लेकिन ये मानना एक बहुत बड़ी बात है, जबकि आपके यहाँ नेगेशन है, नेगेट करते हैं अपने रूट्स को मानने की। ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक तरह का एक इंडिकेशन भी दे रहे हैं, और पॉलिटिकल मायने इसके क्या हो सकते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि ये अपने एंसेस्टर्स के लिए ट्रिब्यूट है उनका, ये मानना कि हम भी कश्मीरी पंडित ही थे। और 1339 में
कश्मीर में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और अंतिम जो महारानी थी वो कोटा रानी थी, जिसको आपने कश्मीरियों ने, हमारे पूर्वजों ने शरण दी थी 2-3 लोगों को, और वो शरण देना महंगा पड़ा कश्मीरियों को। पहला तो स्वात से भागकर शहमीर आए थे, जिसको सुल्तान की उपाधि से जिसने धोखा दिया, कोटा रानी को मारा। और सुंबल मेरा पैतृक गांव है, वहां बिल्कुल अंदरकूट एक जगह है, वहां उसको अंत उसका हुआ। तो उसके बाद से इस्लाम शासन के रूप में कश्मीर में आया। एक शरण उसको दी थी। दूसरा शरण था रिंचन को आपने शरण दी थी, गगनगिर जो आपका कंगन साइड में है, तो वो दूसरी शरण थी, उसने भी बगावत की, नमक हरामी की उसने। शहमीर ने नम रखा, जिसको आपने शरण दिया उसी ने आपके पीठ में छुरा घोंपा। तीसरे भी इसी तरह आए थे। तो इसलिए तब वेव चली कन्वर्शन की, और ये कन्वर्शन कोई विलफुल प्यार से मोहब्बत से, ऐसा ये मिथ है, ये नैरेटिव गढ़ा गया है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं। आपको इसके लिए तोहफतुल अहबाब पढ़ना चाहिए, जो एक मुस्लिम क्रॉनिकलर ने ही लिखा है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर अग्निशेखर कह रहे हैं कि एक वेलकम स्टेप है जो गुलाम नबी आजाद ने कहा, और इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और लोगों को भी सामने आना चाहिए, ताकि वो रियलाइजेशन जब लोगों में पनपेगी तो जो एक कम्युनिटीज के बीच में आपस में जो क्लैशेस या बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, और उससे जो है एक अच्छे माशरे की ताबीर भी हो सकती है और तामीर भी हो सकती है। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। शुक्रवार से शुरू होने वाली श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर आज सुबह भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के गांव देरियां स्थित नवग्रह मंदिर से शेरे पुंछ त्रिशूल यात्रा का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले जिला विकास उपायुक्त यासिन मोहम्मद चौधरी और उदेशपाल शर्मा की उपस्थिति में त्रिशूल का पूजन किया गया। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ करने के पूर्व त्रिशूल यात्रा का आयोजन किया जाता है। नवग्रह मंदिर से त्रिशूल यात्रा निकाली गई है। ये त्रिशूल यात्रा महान श्री यशपाल शर्मा जी की याद में निकाली गई है, क्योंकि यशपाल शर्मा जी का इस यात्रा में श्री बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा बजरंग दल के और विष्णु बच्चन की जो यात्रा आती है, उसमें यशपाल शर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग होता था। उनकी याद में आज हमने यहाँ पे एक त्रिशूल यात्रा निकाली गई है, जो कि नवग्रह मंदिर से होती हुई यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड में आई है। और आज हमने यहाँ पे विधिवत पूर्वक यहाँ पे त्रिशूल का पूजन करके आज हमने उसकी स्थापना की है। और ये जो त्रिशूल यात्रा भी एक आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कोई सिखों का कोई गुरपुरब हो, किस तरह हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी जाती है, इस तरह मुस्लिम्स की ईद हो, हर जगह बंदा पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह ये एक कंपोजिट कल्चर को दर्शाता है कि ये पुंछ में एक भाईचारा जो एक इतना बड़ी बुजुर्गों की मेहनत से यहाँ पर कायम रहा है, उसी तरह जिस तरह आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने वहां पहुंचकर उस भाईचारा को कायम किया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 DKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।